संभल के बाद संभल जाएं योगी आदित्यनाथ, यही हमारी गुजारिश होगी, क्योंकि प्रशासनिक रूप से बेहद असफल सरकार संभल के मामले में साबित हुई है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि कोर्ट का भी जो रवैया है स्थानीय कोर्ट का, वह एक जातिवादी सांप्रदायिक रवैया है। बिना मुस्लिम पक्ष को सुने उसने आदेश दिया सर्वे का, यह भी गलत है। और उससे भी गलत यह है कि सर्वे में शामिल जो वकील जा रहे थे वह जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। जय श्री राम के नारे आप अपने घरों में लगाइए, लेकिन दूसरों के दरवाजों पर चढ़कर चिढ़ाने के लिए नारे लगाना उचित नहीं है, किसी भी तरह सही नहीं है और इसको सही नहीं कहा जा सकता। संभल में 3 मुस्लिम नौजवानों को गोली मार दी गई, उनकी मौत हो गई पुलिस की गोलियों से। वहाँ बवाल हुआ और बवाल के बाद पूरे प्रदेश में तनाव की हालत है। जब हम कोई सरकार चुनते हैं तो इस उम्मीद से चुनते हैं कि वह सरकार दंगा फसाद पर कंट्रोल करेगी और वह सरकार एक ऐसी सरकार बनेगी जो समाज के लिए, सबके लिए शांति और सद्भाव लाए। लेकिन सरकार एक गैर कानूनी तरीके से जिस तरह से संभल में मस्जिद के सर्वे करने का बवेला खड़ा किया गया, उस बवेला के बाद एलआईयू की जो असफलता थी, नियमों को की धज्जियां उड़ाने की जो असफलता थी, वह सब कुछ आपके सामने आ गया है। आश्चर्य होगा आपको यह जानकर कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में योगी आदित्यनाथ की जो वहाँ सरकार है उत्तर प्रदेश में, वहाँ 3 मुस्लिम नौजवानों को आज गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। मौत किस में हुई तो पुलिसिया कार्रवाई के दौरान हुई। मौत किस बात को लेकर हुई कि एक मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था। संभल में जामा मस्जिद है, उसका सर्वे किया जा रहा था और हिंदू पक्ष का कहना है कि वहाँ कभी बाबर के ज़माने में एक मस्जिद थी और इस बात के लिए यह खून खराबा हुआ। अभी अभी कल के रिजल्ट में 9 में से 7 सीटें जनता ने दिया है उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार को और उसके उपहार स्वरूप यह खून खराबा है। इस खून खराबे पर हर पार्टी का नेता सवाल उठा रहा है, हर जेन्युइन और वाजिब पत्रकार सवाल उठा रहा है, हर मानवाधिकार पर काम करने वाला, समाज में काम करने वाला व्यक्ति सवाल उठा रहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने का यह जो सिलसिला चल पड़ा है उत्तर प्रदेश में, आखिरकार यह कैसे सही कहा जा सकता है। दूसरी बड़ी बात कि जब मस्जिद को लेकर सर्वे का आदेश कोर्ट ने दिया तो उसने मुस्लिम समाज के पक्ष को नहीं सुना। मुस्लिम समाज के पक्ष को सुने बिना कोर्ट ने जो फैसला दिया, यह फैसला बताता है कि किस तरह से सरकार में काम करने वाली पुलिस तो कार्यकर्ता बन ही गई थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की अदालतें भी कार्यकर्ता के स्वरूप में दिखाई देने लगी हैं। और यही वजह है कि संभल में जो घटना हुई उसका एक बार सर्वे मस्जिद का किया जा चुका था और अब जैसे ही 9 सीटों में से 7 सीटों पर जीत हुई, बिना पुलिस का इनपुट लिए हुए, एलआईयू की रिपोर्ट लिए हुए, इस बात पर बिना किसी सुरक्षा के कि वहाँ बवाल हो सकता है, मुश्किल हो सकती है, वहाँ दोबारा जाया गया और सिर्फ जबकि एक बार सर्वे ऑलरेडी हो चुका है। उस सर्वे के बावजूद सर्वे करने का मतलब जो सवाल अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उठा रहे हैं, जो सवाल आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद उठा रहे हैं, वह सारे सवाल इस बात के सबूत हैं कि किस तरह से एक सरकार, चुनी हुई सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार गैर संवैधानिक तरीके से मंदिर और मस्जिद का बवेला खड़ा करके मूल सवाल जो चुनाव में गड़बड़ियों का आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए यह बवाल किया गया। माना यह जा रहा था कि ज़्यादातर सीटों पर बहुत तगड़ी टक्कर है, लेकिन आप सब ने देखा कि चुनाव के दौरान एक इंस्पेक्टर एसएचओ बंदूक लहराते हुए वोटरों से बात कर रहा है। दूसरी तरफ अन्य जगहों पर भी समाजवादी पार्टी ने बड़े तगड़े आरोप लगाए।
उन आरोपों को न सुना जाए, उन आरोपों पर कोई बहस न हो, इसके लिए ये बवाल संभल में किया गया, जहां 3 मुस्लिम नौजवानों को गोली लगी पुलिस की और उसके बाद उनकी मौत हो गई। इन मौतों पर अफसोस जताने की जगह हमारे समाज में एक कट्टरपंथी तबका ऐसा पैदा हो गया है दोस्तों, जिसका हमें अफसोस होता है कि उसको खुशी होती है। लेकिन यही सिलसिला जो चल पड़ा है, वह सिलसिला बताता है कि गैर संवैधानिक ढंग से कैसे काम हो रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं, सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले। अपील की है उन्होंने, अपील की है सर्वोच्च न्यायालय से। और यहाँ सर्वोच्च न्यायालय से जब अपील की जा रही है तो वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने भी एक महत्वपूर्ण बात कही है कि संभल में कोर्ट ने बिना मुस्लिम पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया। आप ध्यान से सुनिएगा कि संभल में जो सर्वे हो रहा है जिस कोर्ट के आदेश पर, उस कोर्ट ने मुस्लिम समाज के पक्ष को नहीं सुना है। बिना मुस्लिम समाज के पक्ष को सुने हुए सर्वे का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया और उसी आदेश के कारण बवाल हुआ संभल में और पुलिस की गोली में 3 नौजवानों की मौत हुई। पूरे प्रदेश की शांति और सद्भावना नष्ट हुई और पूरे प्रदेश में एक तनाव का माहौल बन गया है। सवाल ये है योगी आदित्यनाथ से कि अगर जनता आपको चुनकर भेजती है, आपके 7 और विधायकों की बढ़ोतरी अगर जनता ने कर दी उत्तर प्रदेश में, तो क्या यह कोई गलती थी? क्या यह कोई भूल थी? क्या आपको वोटरों ने यह कहा कि आप मुसलमानों के क्षेत्रों में पुलिस को अवैध तरीके से बिना सही जानकारी के भेज दीजिए? आप आखिर किस एसएसपी को रखते हैं, किस डीएम को रखते हैं जो आपको सही जानकारी नहीं देता और वहाँ एक सांप्रदायिक तनाव पैदा कर देता है, जिससे कि राज्य के कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठते हैं। और यह गंभीर सवाल है कि संभल जो कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ पर आज सर्वे बिना किसी तैयारी के किया गया, मुस्लिम पक्ष को शामिल नहीं किया गया। यहाँ तक कि मैं जो कह रहा हूँ, कोर्ट में उस बात को नहीं कहा गया। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद की जो मांग है या जो उनका कहना है कि भारत में पूजा स्थल विशेष प्रावधान, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद का। उन्होंने कहा है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में जिला संभल में चल रहे सर्वे के दौरान हुए पथराव और उसके बाद पुलिस की गोलीबारी में मारे गए लोग और पुलिस जो खुद हमले का शिकार हुई है, उस पर उन्होंने प्रशासनिक सवाल उठाया है। और सवाल उठाया है कि फायरिंग में 3 लोगों की मृत्यु जो है वो एलआईयू की असफलता है। मतलब सर्वे में मुस्लिम पक्ष को शामिल नहीं किया गया। 1947 अधिनियम 1991 जो है उसको किनारे करके सर्वे किया गया। और सबसे बड़ी बात, पुलिस की कोई तैयारी नहीं थी, वहाँ के समाज के लोगों को साथ नहीं जोड़ा गया। क्या यह सब कुछ अनजाने में किया गया? ये जब हो रहा था तब एसएसपी थे, तब डीएम थे, जिले के सभी बड़े अधिकारी थे, घायल होने में एडीएम शामिल हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी तैयारी के साथ प्रशासन के उच्च अधिकारियों से, लखनऊ में बैठे हुए कैबिनेट के लोगों से इजाज़त ली गई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उस इजाज़त के लिए जाने के बाद यह सर्वे बताता है कि यह एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि एक राजनीतिक वैमनस्यता की कार्रवाई है, जो बताती है कि कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे का नारा जब से आरएसएस ने, योगी आदित्यनाथ के इस नारे को जब से आरएसएस ने हेल किया है, स्वीकार किया है, स्वीकार्यता दी है, तब से यह सिलसिला चल पड़ा है। और जश्न, अगर लोकतंत्र में आप विधायकी का चुनाव जीत जाते हैं तो उसका जश्न जो है वह गुंडों की तरह मनाने की जो परंपरा शुरू हुई है, उसी की देन जो है यह संभल दिखाई दे रहा है।
संभल में जिस तरह का माहौल बनाया गया और उसके बाद उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, उस कोशिश का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव में जो 9 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें जो गड़बड़ियां हुई हैं उस पर जो सवाल उठाया है और उस सवाल के कारण जो वोटरों में एक गुस्सा, एक कोफ्त पैदा होती, उसको किनारे करने के लिए इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। और ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ लगाया है। और इसका मतलब यह होता है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोज लेना, यह जो एक सिलसिला शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में, यह वह सिलसिला है जिसमें सारी जवाबदेहियां सरकार की खत्म हो जाती हैं। और मैं ये बार बार कहता हूं, जैसे जो संभल में हुआ है, इसको लेकर अगर आप हिंदू समाज के सामान्य लोगों से बातचीत शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि इसमें क्या गलत हुआ है, सर्वे होने में क्या गलत है। इससे स्कूल के सवाल, कॉलेज के सवाल, स्वास्थ्य के सवाल, सारे सवाल दब के किनारे हो जाते हैं। और यह नियम विरुद्ध भी है। जैसा कि मैंने कहा कि भारत में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के तहत 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता है। यह भारत सरकार के संविधान सम्मत नियम का हिस्सा है। और बावजूद सर्वे हो रहा है, बावजूद भावनाओं के आधार पर चीज़ें लगातार की जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि एक समाज को आप किनारे हाशिए पर डालना चाहते हैं और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की जीत का जश्न आप कत्लेआम करके, हत्या करके, गोली मारकर समाज के एक खास तबके को दहशत में डालकर और अब बड़े बहुसंख्यक समाज के एक छोटे से हिस्से को रोगी बनाकर, मानसिक रोगी बनाकर अगर जश्न राजनीति का मनाया जाएगा तो जाहिर तौर पर इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। और उसी लोकतंत्र के कमजोर होने की निशानी है कि सरकार एक ऐसा सर्वे कराती है जिसकी इजाजत उसने सामने वाले पक्ष से नहीं ली है। मंदिर नहीं था वहां, बाबर ने मस्जिद बना दी थी और हिंदू पक्ष का कहना है कि वहां कल्कि अवतार में, कलयुग में कल्कि अवतार होने वाला है उसी मस्जिद में से, कल्कि भगवान का। इस बात को सुनने में यह कोई विज्ञान सम्मत बात नहीं है, बल्कि ये भावना सम्मत बात है, धर्म सम्मत बात है। तो अगर एक पक्ष का धर्म सम्मत बात यह कहती है तो दूसरे पक्ष की भी धर्म सम्मत बात सुनना ही एक लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता पर बैठे हुए लोगों का पहला धर्म है। तो इस धर्म को निभाया ही नहीं गया। उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम पक्ष था उसको सुनवाई में नहीं शामिल किया गया। चलिए, यह तो प्रशासन की लापरवाही थी, कोर्ट की लापरवाही थी। दूसरी बात कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सुने बिना आखिर किस आधार पर सर्वे की इजाजत दी है। यह इजाजत बताती है कि अब अदालतें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं जैसा व्यवहार करने लगी हैं। शायद इसी व्यवहार की वजह से अखिलेश यादव ने सीधे सुप्रीम कोर्ट से अपील की है और अपील किया है कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को तुरंत संज्ञान में ले और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से नारेबाजी की गई। यह भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो सर्वे करने टीम जा रही थी, उस सर्वे करने की टीम का एक वीडियो वायरल है, आप सबने भी शायद देखा होगा। सर्वे करने वाली टीम में शामिल लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और जब ये लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो वह मस्जिद तक पहुंचे होंगे तो उनके नारों की भाव भंगिमा, तौर तरीका और तेवर क्या हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक सर्वे टीम में शामिल लोग सर्वे करने, इस बात को जानने, सही और गलत का फैसला करने नहीं गए थे, बल्कि वो पहले से ही जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इसका मतलब ये है कि वकीलों की जो एक निष्पक्षता होती थी उस पर भी अब बहुत बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश में हो गया है। और शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव ने बार एसोसिएशन के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की अपील की है बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से। और वाकई यह वक्त आ गया है कि अब वकीलों को भी सोचना होगा कि वह वकील
हैं या फिर वह हिंदू पक्ष के सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता हैं। अगर वकील का रूप स्वरूप हिंदू पक्ष के कार्यकर्ता का हो जाएगा तो जाहिर तौर पर वकालत पेशे पर संकट आ जाएगा। फिर कार्यकर्ताओं की जरूरत अगर वकील पूरा करने लगेंगे तो उनको अदालतों से बाहर निकलकर सड़कों पर सरकार के साथ या पार्टियों के साथ या संगठनों के साथ नारेबाजी में जाना चाहिए। यानी जब यह सरकार, मैं कुल ले दे के कहने का मतलब यह है कि अगर एक सरकार संगठित तौर पर धर्म विशेष के खिलाफ अभियान चलाएगी और धर्म विशेष के पक्ष में खड़ी होगी तो उससे अदालत, वकील, जज, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, थानेदार, चौकीदार, यहाँ तक कि होमगार्ड प्रभावित होंगे। और बार बार मैं इसी बात की तरफ आप सबसे इशारा करता हूं कि सिस्टम कोलैप्स करना और कुछ नहीं होता है। सिस्टम कोलैप्स करना, एजेंसी का कोलैप्स करना यही होता है। तानाशाही यही होती है कि तानाशाही में सिस्टम जनता के पक्ष में नहीं खड़ा होता है बल्कि पार्टी विशेष के नारों के साथ, उसकी ज़रूरतों के साथ, उनके मुद्दों के साथ खड़ा हो जाता है। और यही संभल में दिखाई दिया कि डीएम और एसएसपी जब गए तो उनको एलआईयू का इनपुट नहीं था, उनके पास सही जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से बवाल हुआ। 3 नौजवान मारे गए, दर्जन भर पुलिस वाले घायल हुए, सैकड़ों लोग घायल हुए, दर्जनों से ज़्यादा लोगों को, दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तमाम एनएसए लगाया जाएगा, राजद्रोह के मुकदमे लग सकते हैं, हत्या का मुकदमा लगेगा आम लोगों पर। और इन सब के लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या इसके लिए हेमंत सोरेन जिम्मेदार हो जाएंगे? क्या इसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार हो जाएंगे? क्या इसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हो जाएंगे? जिम्मेदार तो योगी आदित्यनाथ ही होंगे। और सत्ता में जीत, उपचुनाव में जीत का ऐसा जश्न मनाने की परंपरा कम से कम भारत की राजनीति में नहीं रही है, लेकिन यह नई परंपरा स्थापित हो रही है और यही खतरनाक है। यह खतरनाक स्थिति ही इस देश में वैमनस्यता की जो स्थिति पैदा कर रही है, आंतरिक नफरत को जो पैदा कर रही है, यह चुनौती है हमारे लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए कि आप अपनी इच्छा से सिर्फ बहुसंख्यक होने की वजह से हमारे लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को इस बात को बखूबी समझना चाहिए, बड़ी जिम्मेदारी से समझना चाहिए योगी जी को कि अगर यह लोकतंत्र नहीं होता तो वह संसद से रोते हुए आज मुख्यमंत्री तक की यात्रा नहीं पूरी कर पाते। आप सबको याद होगा कि किस तरह योगी आदित्यनाथ संसद में अपनी सुरक्षा के लिए रोए थे, लेकिन यह लोकतंत्र की ही ताकत थी कि उनके रोने को संसद में सुना गया, उस पर तवज्जो दी गई, उनकी सुरक्षा दी गई, उनको दोबारा रोने का चांस नहीं दिया गया संसद में, और आज वह मुख्यमंत्री तक की यात्रा तय कर पाए। तो योगी जी के और योगी जी के समर्थकों को और उनके बलवाइयों को और उनके अधिकारियों को भी और उनके जज, उनके कलेक्टर, उनके जजों को भी इस बात से बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रख लेना चाहिए कि अगर ये लोकतंत्र न होता तो आज न एसएसपी होते, न कलेक्टर होते और न योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। अन्यथा एक महंत को अगर भारत मुख्यमंत्री बना सकता है तो एक महंत को उत्तर प्रदेश वापस उस गढ़ में भी भेज सकता है। अगर आपसे शासन प्रशासन नहीं संभलेगा और आप गैर संवैधानिक ढंग से चीज़ों को होने देंगे। आप देखिए, अभी हफ्ते भर भी नहीं बीते ढंग से, 2 हफ्ते ढंग से नहीं हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लानत मलानत की योगी आदित्यनाथ की सरकार की। साफ तौर पर कहा कि यह एक आपराधिक कदम है जब आप बुलडोजर से लोगों के घर गिराते हैं। किसी के आरोपी होने का मतलब उसका दोषी होना नहीं है, और किसी घर के व्यक्ति का दोषी होने का मतलब यह नहीं है कि पूरा उसके घर को आप जमींदोज कर दें। लेकिन योगी आदित्यनाथ माने नहीं। उन्होंने झारखंड की सभा में कहा कि अभी अभी रोक लगी है, मतलब अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। संविधान की रक्षा के लिए खाई गई योगी आदित्यनाथ की कसम जब कोर्ट ने उनसे कहा कि यह गलत बुलडोजर चलाते हैं आप,
तो उस पर न शर्म आई योगी जी को और न ही उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे सरकार के अधिकारी गलत कर रहे थे। और उन्हीं गलतियों को न मानने, गलतियों को सुधार न करने, अपने आत्म की तरफ न देखने का ही कारण है कि आज संभल में 3 युवाओं की जान चली गई, दर्जनों पुलिस वाले घायल हुए, सैकड़ों नागरिक घायल हुए, दर्जनों लोगों पर आपराधिक गंभीर मुकदमे लगाए गए, यहां तक कि एनएसए भी लगाया जा सकता है और जा रहा होगा। कल अखबारों में आप पढ़ लेंगे। यह सारा कुछ प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हुई। तो सवाल यह है कि पीठ किसकी थपथपाई जाए? क्या एक प्रदेश को गुंडा राज में बदल देने की पीठ थपथपाई जाए? क्या एक प्रदेश में 3 हत्याएं हो गई सरेआम, बिना मतलब, बिना वजह, इसलिए पीठ थपथपाई जाए? क्या इसलिए पीठ थपथपाई जाए कि कार्यकर्ता की जगह पुलिस ही सत्ताधारी पार्टी की कार्यकर्ता बन गई है और वकील ही जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं बजरंग दल कार्यकर्ताओं का जगह उन्होंने ले लिया है? क्या एक प्रदेश में इस बात के लिए पीठ थपथपाई जाए? यह सारे सवाल आपसे हैं दोस्तों, आप सबसे हैं कि आखिरकार हम किस तरह की राजनीतिक प्रक्रिया को रच रहे हैं इस देश में, जहां की उत्तर प्रदेश जैसी राजनीति बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश में कभी पेपर लीक पर शर्मसार करता है उत्तर प्रदेश, तो कभी बुलडोजर पर, गैर संवैधानिक प्रक्रिया पर शर्मसार करता है उत्तर प्रदेश, तो कभी संभल जैसी घटनाएं होती हैं जहां मंदिर मस्जिद के नाम पर कत्लेआम मचा दिया जाता है। मैं आपसे एक बात जरूर कह रहा हूं, जो फिर दोहरा रहा हूं, कि यह कत्लेआम जो हुआ है, यह जो मौतें हुई हैं, जिसमें पुलिस और जनता दोनों घायल हुई है, इसमें टकराहट और हिंदू और मुसलमान की नहीं है, बल्कि पुलिस और मुसलमान की है। तो क्या यह मान लिया जाए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो पुलिस है उसका हिंदूकरण इस कदर हो गया है कि अब वह कार्यकर्ताओं का जगह ले चुकी है? तो अफसोसजनक यह है कि कार्यकर्ताओं के हाथ में सिर्फ पत्थर होते हैं, लाठियां होती हैं, नारे होते हैं, लेकिन पुलिस अगर हथियारों के साथ कट्टरपंथ की कार्यकर्ता बनने का रोल निभाएगी तो जाहिर तौर पर इस लोकतंत्र को लोकतंत्र कहने में संदेह होने लगेगा। संदेह इस बात पर भी होने लगेगा कि आखिरकार हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम किस मुल्क की तरफ बढ़ रहे हैं जहां मंदिर की मस्जिद के नाम पर सरकार प्रायोजित हिंसा को औपचारिक किया जा रहा है, ऑफिशियल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वह, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, किसी भी कट्टरपंथी संगठन ने नहीं किया है। पुलिस की गोलियों से लोग मारे गए हैं। तो इस असफलता पर पीठ कैसे थपथपाई जा सकती है? इसको अच्छा कैसे कहा जा सकता है? आप कहेंगे कि साहब वहां लोगों ने बलबा किया, लेकिन बलबे के लिए उकसाया किसने? आपको याद है अभी गोपाल मिश्रा का कांड क्या हुआ था? किसी के घर पर चढ़ गया। यह सरकार है। सरकार ऐसी होती है जो सरकार उत्तर प्रदेश गरीबी में नंबर 1 है, न्यूनतम आय में देश भर में सबसे कम न्यूनतम आय का प्रदेश बिहार के बाद उत्तर प्रदेश है। यहां कोई सुधार नहीं हुआ। अस्पतालों की स्थितियां देखिए। सुबह लोग, अगर आपको बुखार तक हुआ है तो उत्तर प्रदेश के किसी शहर में आप मरीज बन के चले जाइए, सुबह लाइन लगाएंगे और दोपहर तक लाइन आएगी। स्वास्थ्य की यह हालत है और दवा क्या दी जाएगी पता नहीं है। प्रशासनिक हालत यह है कि एफआईआर अगर करानी हो और आपके विधायक जी रिश्तेदार न लगते हो तो आप एफआईआर तक नहीं करा पाते। आपके घर में चोरी हो गई हो, पुलिस चोरी का मुकदमा नहीं दर्ज करेगी, गायब होने का मुकदमा दर्ज कर देगी। ये सब आपके साथ होता है। लेकिन वही सरकार, वही पुलिस, वही थाने गोली चला देते हैं, एक पूरे समुदाय को गुंडा एक्ट में डाल देते हैं, एनएसए में डाल देते हैं, और यह सब कुछ सरकार की लापरवाहियों का नतीजा होता है। सवाल है कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की हिम्मत और हिमाकत योगी आदित्यनाथ दिखा पाएंगे या फिर आरएसएस से इजाजत लेने का इंतजार करेंगे? यह सवाल बड़ा है। इन्हीं सवालों की वजह से मैं बार बार पूछ रहा हूं कि आखिर योगी आदित्यनाथ से सत्ता संभलती क्यों नहीं? उनसे क्यों नहीं संभल रहा?
एक तरफ पेपर लीक हो जाता है, एक तरफ मंदिर मस्जिद का झगड़ा शुरू हो जाता है, और मंदिर मस्जिद के इस झगड़े को वह सिलसिले और सफलता के तौर पर पेश करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो अधिकारी दोषी हैं, अगर थोड़ी भी नैतिकता उत्तर प्रदेश सरकार में है, गड्स है योगी जी में जैसा कि कहते हैं, तो उनको अपने अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, उस लापरवाहियों के नतीजों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर न्याय इस देश में जाति और धर्म देखकर आप देंगे तो आप यकीन करिए योगी जी कि आप पर भरोसा नहीं टूटेगा। अरे आप तो कल सांसद से, उससे पहले विधायक नहीं थे, और उसके पहले महंत थे, उसके पहले पहाड़ में एक सामान्य युवा थे। आपकी जो ये यात्रा है यह लोकतंत्र की बदौलत ही है। लेकिन आप अगर अराजकता में इस प्रदेश को डालकर चले जाएंगे तो आपके ही कार्यकर्ता कल को नेता और सांसद नहीं बन पाएंगे। आपके ही कार्यकर्ता जो आपके पीछे जय श्री राम के नारे लगाते हैं, उनके बच्चों का भविष्य नहीं बन पाएगा। इसकी फिक्र करिए, इसका जिक्र करिए, और इसके लिए थोड़ी जिम्मेदारी महसूस करिए कि ये अधिकारी जिस तरह की लापरवाही मस्जिद मामले के सर्वे में किए हैं, उससे कई सवाल उठते हैं। पहली बात ये जो अखिलेश यादव उठा रहे हैं कि आखिरकार जब सर्वे हो गया तो दोबारा सर्वे की क्या जरूरत। दूसरा, रजत शर्मा जैसे पत्रकार भी सवाल को उठा रहे हैं कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नहीं सुना और बिना सुने सर्वे हो रहा था। तीसरी बात कि एलआईयू की पुलिस इनपुट की ऐसी कौन सी जानकारी थी कि आप गए और वहां बवाल हो गया। चौथी बात, उस समाज के लोग जो मुस्लिम समाज के लोग थे, उनको आपने कितना और कैसे साथ लिया जो यह बवाल हो गया। पांचवी बात, हिंदू पक्ष की भावना है, कहती है कि इसके नीचे, इस मस्जिद के नीचे जिस बाबर ने तोड़कर हरियर मंदिर था और उसको मस्जिद बनवाई थी, ये हिंदू पक्ष की भावना है। और ये भावना अगर सही है तो इसमें मुस्लिम पक्ष की भावना भी उतनी ही सही है, उसको सुना जाना चाहिए। धार्मिक मसलों को अटकाकर, अल्पसंख्यक समुदाय को कमज़ोर समझकर, अल्पसंख्यक समुदाय को सताने का अगर आप काम करेंगे तो ये देश पाकिस्तान हो जाएगा। यह देश अमेरिका नहीं बन पाएगा। 1947 तक विकसित भारत भी नहीं बनेगा। अमेरिका तो छोड़िए, हम नेपाल के बराबर भी नहीं हो पाएंगे। हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं और पीछे भी रहेंगे अगर यही सिलसिला चलता रहा। हम यह जानते हैं कि रोजगार का संकट, हम जानते हैं इस देश में रोजी रोटी का संकट, हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा लोग पलायन करके पूरे देश भर में सेकेंडरी लोगों की नौकरियां करते हैं, बहुत बुरी स्थितियों में जीते। हम ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन इस बात को छुपाने के लिए बार बार दंगे का सहारा लेना सरकारी असफलता ही नहीं है, बल्कि लोगों को तबाह करने की भी, बर्बाद करने की भी रणनीति का हिस्सा है। सिर्फ इस बात को छुपाने के लिए कि आप अच्छे अस्पताल नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे थाने नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे स्कूल नहीं दे पा रहे हैं, बिजली बिल माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, किसानों की ऋण माफ़ी नहीं कर पा रहे हैं, किसानों की आमदनी दुगुनी नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ इन्हीं जरूरी बातों को दरकिनार करने के लिए बार बार मस्जिद और मस्जिद के झगड़े, मंदिर और मस्जिद के झगड़े आप लेकर आते हैं। इस बात को तो आपका भी वोटर, आपका भी समर्थक योगी जी बड़ी बखूबी से समझता है। इस बात को बखूबी समझता है कि आप चूंकि जनकल्याण के मुद्दे पर मजबूत नहीं हैं। आप देखिए, आप ही के शहर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बने हुए एम्स, जिसको 4 बार तो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, खैर वो खुल गया। आपको पता होगा, मुझसे बेहतर पता होगा कि आप देश के वो एम्स हैं जिस एम्स में जब मरीज जाता है तो आपके गोरखपुर एम्स के डॉक्टर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को रेफर करते हैं। ऐसा एम्स न कभी कांग्रेस ने बनाया, न नेहरू ने बनाया, न किसी और सरकार ने बनाया। ये सिर्फ आपके मोदी जी ने बनाया आपके राज्य में। तो हम इन असफलताओं की कहानियां लोगों तक न पहुंचा पाएं, लोगों की तकलीफ लोगों के विद्रोह में न बदल जाए, लोगों की तकलीफ इस बात में न बदल जाए कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट देने से हमारे बच्चों की, हमारी बिरादरी की और हमारी पीढ़ियों की कोई बेहतरी नहीं हो रही है। इस बात को भ्रम में रखने के लिए इस तरह के मंदिर मस्जिद के बवाल किए जा रहे हैं, और यह संभल उसी का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि यह हिंदू और मुसलमान में बलबा नहीं हुआ है, पुलिस और मुसलमान में हुआ है। और यह बलबा बताता है कि अल्पसंख्यक समुदाय को सीधे
पुलिस बल टारगेट कर रहा है, जो बेहद ही अफसोसजनक है। यह बेहद अफसोसजनक है कि सीधे इनपुट नहीं है एलआईयू के पास, पुलिस के पास जानकारी नहीं है, एजेंसियां सही तरीके से इनपुट नहीं देती हैं कि जिन इलाकों में आप जा रहे हैं वहां कानून व्यवस्था की हालत खराब हो सकती है और नौकरी पर आप उसी के हैं। आपको अंतरिक्ष में आपके सिपाहियों को, आपके पुलिस अधिकारियों को अंतरिक्ष में यान भेजने के लिए नहीं जनता टैक्स दे रही है, और न ही वो समुद्री गोताखोरों की नौकरी में है, न वो सफाई कर्मियों की चला नाली और पानी साफ कर रहे हैं, और न वो टिकट काटने के लिए रेलवे की तरह काउंटर पर। उनका काम ही है यही कि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने के लिए। लेकिन प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था करने वाले लोग ही असुरक्षित हो जाएं और अपनी सुरक्षा में गोली चलाने लगें और वो 3 लोगों को मार भी दें, और इसको आप कहें कि हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है विश्व में नंबर 1 हम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और भारत में नंबर 1 प्रदेश हैं, तो इन दावेदारियों का कोई मायने और मतलब योगी जी रह नहीं जाता है। इसलिए इस रूप में प्रशासन को सोचना चाहिए, इस रूप में हमें पत्रकारों को, नेताओं को देखना चाहिए कि एक प्रदेश को जिस बाइनरी में आप बांटने जा रहे हैं और जो संभल में हुआ है वह बेहद अफसोसजनक है। आप सबसे अपील है कि हमारी बात अगर ठीक लगती हो तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तक इस बात को पहुंचाएं। आप पहुंचाएं कि आपको महंत, आप गोरखनाथ के महंत हैं, वह उस परंपरा के महंत हैं जहां हिंदू और मुसलमान सभी एक जैसे होते थे, लेकिन आपने उस गोरखनाथ की परंपरा को एक कट्टरपंथी परंपरा में बदल दी। पता नहीं आपके जो इहलोक परलोक में ईश्वर, आपके महान लोग होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे। दूसरी बात ये कि महंत हैं तो शांति के लिए हैं, ईश्वर के लिए हैं, प्रेम के लिए हैं और सुख के लिए हैं। सत्ता की भी जिम्मेदारी संवैधानिक रूप से इसी तरह की है। तो चाहे आप संता की तरह सोचें या संत की तरह सोचें, दोनों ही कर्मों में आप असफल हो रहे हैं। योगी जी, इस बात को आपको जरूर समझना चाहिए। आपको देश का सबसे बड़ा प्रदेश मिला है, सबसे ऊर्जावान प्रदेश मिला है, सबसे बड़े मानव संसाधन का प्रदेश मिला है, लेकिन उसको हिंदू मुसलमान की बाइनरी में बांटकर आपने बेरोजगारी को चरम पर पहुंचा दिया है। शिक्षा की हालत ऐसी बुरी है कि प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों को इस तरह नेटवर्क फैला हुआ है कि हर आदमी तंग है, लेकिन सिर्फ वह आपसे सवाल पूछने ना आए उस आपके मुख्यमंत्री कार्यालय पर, इसलिए लोगों को भरमाने की तरकीब अच्छी नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छे प्रशासक बने, संभल को संभालें, अन्यथा जनता, मैं फिर एक बार आपसे विनम्रता से कहूँगा कि जो जनता मठ से निकाल कर आपको सांसद बनाती है, कई बार सांसद बनाती है, उसके बाद आपको मुख्यमंत्री बनाती है, वह जनता आपको वापस मठ में भी भेज सकती है। यहाँ से एक बढ़कर सितारे जिनके सूरज कभी डूबते नहीं थे, सबके डूबते हैं। आपके सामने मोदी जी 400 से 240 पर आए हैं। इसलिए जनता की सब्र की परीक्षा न लें। जनता ने अभी अभी आपको उपचुनाव में 9 में से 7 सीट दिया है, उसकी विनम्रता स्वीकार करें, उस जीत की भावना को स्वीकार करें। और जिन लोगों ने वोट दिया है, आपको संभल की मंदिर और मस्जिद तोड़कर बनाने के लिए वोट नहीं दिया है, बेरोजगार हो रहे लड़कों के लिए वोट दिया है। वो उन लड़कों के लिए वोट दिया है जब वो पिथौरागढ़ में गए तो उनको लाठियां खानी पड़ी और कुत्तों बिल्लियों की तरह वो दौड़े, वहाँ बड़ी मुश्किल से उन्हें एक एक रोटी मिली। एक लड़के बता रहे थे कि एक बोतल पानी खरीदने में 200 रुपए लगे, और वो सारे आपके उत्तर प्रदेश की भूमि के ही लड़के थे जो कि पिथौरागढ़ में 7 साल की सेना में नौकरी के लिए गए थे और मारे मारे फिर रहे थे। इसलिए आपके प्रदेश में भयंकर बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी का मतलब उन युवाओं को आप धर्म का हथियार थमाकर दूसरे के गला रेतने की कला की तरफ बढ़ते हुए नहीं देख सकते। उसको रोकने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है और आपको रोकने की तरफ बढ़ना चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, जो आज संभल में बिल्कुल असफल दिखाई दी। और उस असफलता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो सर्वोच्च पद पर आप बैठे हुए हैं, आपको ही जाता है। पता नहीं आप इसको किस रूप में लेंगे,
हो सकता है आप हम पर ही कोई कार्रवाई कर दें, कल को हमारी ही गिरफ्तारी करा दें, कल को हम पर ही मुकदमा कर दें, ये संभव है। लेकिन जब भी आप जो कुछ भी कहें करें, लेकिन ये जनता के खिलाफ जिस तरह की साजिश और षड्यंत्र रखने की कोशिश सिर्फ इसलिए की जा रही है कि जनता सवालों को लेकर आपके सामने ना आए, बिजली का बिल न लेकर आए, किसान अपने ऋण न लेकर आए, बेटी की शादी में लिए गए कर्जे का हिसाब लेकर आपके सामने ना जाए, सूदखोरी के कारण आत्महत्या का किस्सा न अखबारों में छप जाए और आपके रोगों से मर रहे उत्तर प्रदेश के लोग और सरकारी अस्पतालों में मची भेड़िया धसान पर सवाल न उठ जाए। इन सब को छुपाने के लिए अगर संभल आप करेंगे तो जाहिर तौर पर यह देश न योगी जी आपसे संभलेगा, न मोदी जी आपसे संभलेगा। बड़ी ऐतिहासिक जीत से आपको इस देश को सौंपा गया है, इसलिए कम से कम लोगों की भावनाओं का ख्याल रखें। और यह जो पुलिस अधिकारी हैं, इनको कहें कि यह पुलिस अधिकारियों की तरह काम करें। यह जो वकील हैं और जो जय श्री राम के नारे लगाते हुए सर्वे करने जा रहे हैं, कहिए कि सर्वे करने वाले पक्ष के रूप में कम से कम पेश आएं, क्योंकि यह सब कुछ उस संविधान की बदौलत है जिसकी बदौलत आप वकील, आप जज, आप नेता की बदौलत खड़े हैं। नहीं तो इस देश में राजशाही रहती और इस देश के शहीदों ने अपना खून पसीना देकर लोकतंत्र नहीं लगाया होता तो योगी जी से ही कोई पूछे, मोदी जी से ही पूछे कि इस देश में कौन चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता अगर लोकतंत्र न होता, और कौन उत्तराखंड के गरीब परिवार में पैदा हुए योगी जी को मुख्यमंत्री बनाता। नहीं बनाता ना, कम से कम आप स्वीकार तो करेंगे। तो उस लोकतंत्र की बदौलत ही आप इस कुर्सी पर पहुंचे हैं, तो उसी को भस्मासुर की स्थिति में डाल देंगे तो जाहिर तौर पर यह देश माफ़ नहीं करेगा। न पीढ़ियां माफ़ करेंगी और न हिंदू माफ़ करेंगे, न मुसलमान माफ़ करेंगे, न सिख माफ़ करेंगे, न ईसाई माफ़ करेंगे, यहाँ तक कि दंगाई भी माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि दंगा की प्रवृत्ति कुछ क्षण की, कुछ घंटे की, कुछ समय की होती है और अंततः आदमी जब जीवन में वापस लौटता है तो मुकदमों के साथ, मुश्किलों के साथ, तबाही के साथ लौटता है और खतरों के साथ भी लौटता है। ऐसे में आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। काफ़ी रात हो गई है, वक्त गुरु हो गया है, लेकिन आप सब बने रहे, आपने देखा हमें, आप सबका शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि इन बातों तक आप समाज के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से में ले जाएं, लोगों तक ले जाएं, इस पर बहस करें, विमर्श करें। यह सिर्फ अजय प्रकाश की बात नहीं है, यह हम सब की बात है, क्योंकि हम सब एक अच्छा देश देखना चाहते हैं, एक जिम्मेदार प्रशासक देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि जिसको वोट देकर, जिसको टैक्स देकर, जिनको हम हवाई जहाज़ों में उड़ा रहे हैं, अपने जनरल क्लास में धक्के खा रहे हैं, जिनको हमने चौपर दिए हैं उड़ने के लिए चुनाव में हमारे टैक्स के पैसे से, हम उनसे चाहते हैं कि हम खुद जनरल बसों में धक्का खा रहे हैं, लोग टेम्पू पर लटक रहे हैं, 3 रिक्शा में चल रहे हैं, गर्मी, जाड़ा, बरसात झेल रहे हैं। सिर्फ आपको इसलिए गद्दी सौंपी गई है कि आप हमारी सुरक्षा करेंगे, लेकिन आप तबाही की कहानियां लिखेंगे और तबाही की कहानियां लिखते हुए हिंदू मुसलमान के बंटवारे में हमें उलझाकर हमारे सारे अधिकार छीन लेंगे। इसकी अगर इबारत लिखने की कोशिश की जाएगी तो यह लोकतंत्र अपने स्वरूप को, अपने चेहरे को भविष्य में बदलेगा। तो आज इतनी ही बातचीत। संभल के बाद संभल जाएं योगी आदित्यनाथ, यही हमारी गुजारिश होगी, क्योंकि प्रशासनिक रूप से बेहद असफल सरकार संभल के मामले में साबित हुई है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि कोर्ट का भी जो रवैया है स्थानीय कोर्ट का, वह एक जातिवादी सांप्रदायिक रवैया है। बिना मुस्लिम पक्ष को सुने उसने आदेश दिया सर्वे का, यह भी गलत है। और उससे भी गलत यह है कि सर्वे में शामिल जो वकील जा रहे थे वह जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। जय श्री राम के नारे आप अपने घरों में लगाइए, लेकिन दूसरों के दरवाजों पर चढ़कर चिढ़ाने के लिए नारे लगाना उचित नहीं है, किसी भी तरह सही नहीं है और इसको सही नहीं कहा जा सकता है। शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, धन्यवाद। हम चाहेंगे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जनता की मीडिया हैं, आपकी बदौलत ही हम लोगों के बीच हैं। हमारी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश को सही मायने में उत्तम प्रदेश बनाया जाए, एक ऐसा प्रदेश बनाया जाए जहां रोजी रोटी के लिए उत्तर प्रदेश से लड़का जनरल बोगी में लटक कर 3 दिन की यात्रा करके कन्याकुमारी की धूल फांकता न नजर आए और न ही वह मणिपुर में लात खाता नजर आए, बल्कि एक ऐसा प्रदेश बनाओ जहां असम से उसे खदेड़ा न जाए भैया कह के और न मुंबई में उसको लात मारी जाए।
इसलिए एक ऐसा उत्तर प्रदेश बनाओ जहां के लोग सद्भाव से रहें, अधिकार से रहें, सम्मान से रहें। लेकिन इन सब के लिए ज़रूरी है कि आप सजग बने, और उससे भी बड़ी ज़रूरी बात है सक्षम बने। और सक्षमता और सजगता जनता की हमेशा एकता से आती है, बिखराव से नहीं आती है। इसलिए मोदी जी की यह बात बिल्कुल सही है, एक हैं तो सेफ हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि दुनिया भर के लोग एक हैं, दुनिया भर के कामगार एक हैं, दुनिया भर के गरीब एक हैं, दुनिया भर के शोषक अगर एक हैं, अगर अंबानी और टेस्ला एक मुंह से बोलते हैं तो उसी तरह हमारे यहाँ भी राम और रहीम को एक मुंह से आवाज़ उठानी चाहिए। तभी जाकर यह रूप स्वरूप बदलेगा, तभी जाकर यह फजूल हिंदू और मुसलमान नहीं होगा, तभी मंदिर और मस्जिद के झगड़ों में हमें नहीं अटकाया और फंसाया जाएगा, और नहीं यह परिभाषा गढ़ी जाएगी कलयुग में कल की जी उसी संभल के जामा मस्जिद से पैदा होने वाले हैं। यह कथा भी आपसे नहीं कही जाएगी, बल्कि आपके बच्चों को यह सिखाया जाएगा कि हमारा देश उन्नत कैसे बढ़ेगा, तुम्हें रोजगार कैसे मिलेगा, तुम्हारी माँ जो दवा के इलाज में मरी है उसके अगली पीढ़ियां न मरे, इसके उपाय बताए जाएंगे, इस पर बात होगी। शुक्रिया आप सबका दोस्तों, धन्यवाद, विदा लेता हूं मैं।